कहानी की स्टार्टिंग बाइसो नाम के विलेज को दिखाते हुए होती है, जहां पिछले 2 सालों से बारिश की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली थी, जिस वजह से धीरे धीरे यह पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया था। लोगों के पास पर्याप्त खाने की चीजें नहीं थी और धीरे धीरे लोग भूख की वजह से मर भी रहे थे। इस प्रॉब्लम से खुद गांव वालों को बाहर निकालने के लिए गांव के मुखिया कुछ लोगों के साथ गांव से बाहर निकलते हैं और पहाड़ के पश्चिम साइड पे जाते हैं, जहां पे एक शख्स रहता था जिसका नाम संचाऊ रहता था, जो कि समन कबीले का आखिरी समन था। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जिसके पूर्वजों की वजह से, जिस वजह से वह आसानी से बारिश कर सकता था। 2 सालों तक बारिश ना होने के बाद भी वह अपनी आखिरी उम्मीद समन के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनकी कुछ मदद कर सके। लेकिन जब घर के अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती तो लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वह गुस्से में समन को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। थोड़ी देर के अंदर समन अपने घर से बाहर निकलता है, जो कि समन के पोशाक में होता है। वो इनकी प्रॉब्लम पहले ही समझ गया होता है, इसलिए वह समन डांस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वह बारिश को अट्रैक्ट कर सके। कुछ देर वह अपने पूर्वजों के सिखाए गए डांस को करता है और जैसे ही डांस पूरा होता है, अचानक से साफ दिखने वाला मौसम काले बादलों से छिप जाता है और थोड़ी देर के अंदर मूसलाधार बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखकर लोगों के चेहरे पर एक अलग सुकून की स्माइल आ जाती है। लोग फटाफट से अपने लिए पानी भरने लगते हैं और सभी मिलकर समन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मुखिया इस कर्ज को चुकाने के लिए समन को अपने साथ गांव में इनवाइट करते हैं, जहां पे वह लोग मिलकर उनकी सेवा कर सके, क्योंकि समन ने उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था। अगर वह ऐसा ना करता तो सभी गाँव वाले एक एक करके मर जाते, लेकिन समन उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि यह उसका फर्ज था। लेकिन अगले ही पल समन शक्ति यूज करने के बारिश कहानी की वजह से उसकी समन की शक्ति खत्म हो जाती है और उसके हाथों में बीड़ियाँ लग जाती है। इस वजह से वह इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। गांव वाले उसकी मदद करते हैं और गांव के मुखिया उसे सख्त आवाज़ में कहते हैं कि अब तुम कमज़ोर हो गए हो, वह भी हमारी वजह से, और हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर अपने गांव में जाकर सुकून की ज़िंदगी जिए, इसलिए अब आपको भी हमारे साथ चलना होगा। समन के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह गाँव वालों की बात मान लेता है, क्योंकि पावर का इस तरीके से यूज करने की वजह से ना उसकी सामान शक्ति खत्म हुई थी, बल्कि 20 साल की ज़िंदगी भी खत्म हो गई थी। अगला 30 साल समन की आड़ में गांव वालों का ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रहा होता है। गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जब 30 साल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब समन एक दिन ध्यान कहता है कि उसकी समन शक्ति वापस आ चुकी है और उसकी बिड़िया कमज़ोर हो चुकी है। उसका पालतू कुत्ता उससे बात करता है और कहता है कि अब आपकी सामान शक्तियाँ वापस आ चुकी है, तो आपको अपने घर लौट जाना चाहिए। समन भी अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन इतने साल गाँव वालों के साथ रहकर उसे गाँव वाले पसंद आ गए थे, इसलिए वह गाँव वालों के साथ ही रहना चाहता था। वह सोचता था कि वह कुछ समय और यहाँ रुक जाए, उसके बाद वह वापस चला जाएगा। तभी गांव की नई चीफ होती है, वह उसके दरवाजे पर आती है और कीड़े और फंसू लगे हुए चावल को उसके सामने फेंक देती है उसे खाने के लिए। यह देखकर समन उसे पूछता है कि यह क्या भेजगी है। नई चीफ कहती है कि सालों पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा को बेवकूफ़ बनाया था, यह कहते हुए कि तुम्हें जादू टोना आता है और तुम गाँव की जान बचा सकते हो। इतने सालों तक मेरे ग्रैंडपा के साथ गांव वाले तुम्हारे लिए भी फ्री का चावल दे रहे थे, लेकिन अब हम तुम्हारे झूठ पे और भरोसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें फ्री का यह चावल नहीं खाना तो तुम चुपचाप गांव छोड़कर जहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर बाकी गांव वाले आकर उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि वह समन के साथ ऐसा ना करे। वो नई चीफ को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वह बताते हैं कि समन को गाँव में लाने वाले उसके दादा थे, जो कि गाँव के पुराने चीफ थे, और उन्हीं की बदौलत यह गाँव इतना हरा भरा है। पिछले 3 सालों से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिली है। जब से समन ने इस गांव में आए हैं और जब तक यह गांव में नहीं थे, तब तक लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि वह मरने वाले हो गए थे। यह सुनने के बाद भी चिप कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ कि इसके अंदर कोई पावर है। यह सारे कॉन्फिडेंस है जो कि इसके आने के बाद हुए। समन भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा मानती हो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि यह गांव इतना ज़्यादा हरा भरा किसकी वजह से है। चिप बताती है कि वह कोई और नहीं बल्कि गांव का एक ही लड़का है, जो कि उसका कज़न है और उसका नाम फेई है। उसने शहर से पढ़ाई की है और वह भी एग्रीकल्चर के बारे में, वह साइंस की मदद से खेती करता है, जिस वजह से हमें अच्छी फसल मिलती है। कि तुम्हारे जादू टोने की वजह से नहीं। यह बातें सुनकर आसपास के जो नए जनरेशन के लोग होते हैं, जो कि सावंत की शक्तियों को नहीं जानते थे, वह भी उसी लड़के पर भरोसा करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने उसके साथ काम किया है, वह बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं और हमें खेतीबाड़ी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। एक एक करके जो नई जनरेशन के लोग होते हैं वह समन के विरुद्ध खड़े होने लगते हैं और तभी थोड़ी देर में यहाँ पे फेब भी आ जाता है, जिसके बारे में चीप बातें कर रही होती। वह यहाँ पे आता है और वह भी सामन को झूठा ठहराता है। वह साइंस के बारे में कुछ अनोखी बातें बताकर सभी लोगों को एक एक करके अपनी साइड कर लेता है और सभी को
सावन का दुश्मन बना देता है। आगे वह कहता है कि हमें इस झूठे शख्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं शहर से एक ऐसी मशीन लेकर आया हूँ जिससे आपदा के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। अगर कोई खतरा हमारे गांव पे आने वाला है तो यह रेडी बत्ती जलाएगी, अगर हमारे गांव पे कोई खतरा नहीं आने वाला है तो यह हरी बत्ती जलाएगा। इसकी बातें सुनकर तो सभी उस मशीन को देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। चिप भी कहती है कि हम भी उस मशीन को देखना चाहते हैं, और फेई उस मशीन को सभी को दिखाता है। असल में जो फेई हाथ में मशीन होती है वो सिर्फ भूकंप के बारे में ही बता सकती थी, लेकिन वह अपनी मशीन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताने लगता है। और वो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं और ज़्यादा मासूम होते हैं कि सभी उसकी बातों पे आसानी से आ जाते हैं। तभी सावन को अपनी शक्तियों से फ्यूचर की कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती है। उसे पता चलता है कि 2 दिन यहाँ पे टिड्डे के दल का आक्रमण होने वाला है, जो कि सभी फसल को तो आसानी से खा जाएंगे, साथ ही वो इंसानों को भी खाने की कोशिश करेंगे, जिससे से काफ़ी इंसान भी मर जाएंगे और यह गांव भी से मरने की कगार पर पहुँच जाएगा। यह सब देखकर वह बुरी तरीके से सहम जाते हैं और इसके बारे में इन लोगों को बताते हैं, लेकिन यह लोग अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, उल्टा इनका अपमान करने लगते हैं। लेकिन समन इस समय अपने अपमान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ज़िंदगी के बारे में सोचने, तो वह बता देते हैं कि 2 दिन बाद यहाँ पे टिड्डी दल का आक्रमण होने वाला है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है कि वह ना सिर्फ फसलों को खाकर उसे बर्बाद करेंगे बल्कि लोगों को भी खाने की कोशिश करेंगे, वह जानवरों को भी खा जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इस गाँव को फिर से बचा सकूँ। यह सुनकर कुछ गाँव वाले डरने लगते हैं और वह सामान के साथ देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह ऐसे दिन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जो चीफ होती है वह कहती है कि यह झूठ बोल रहा है, हम इतने सालों में इस गांव में रहते आ रहे हैं, आज तक किसी की टिड्डी दल ने हमारे गांव पे आक्रमण नहीं किया है। यह सब इसकी चाल है ताकि यह हमें डराकर फ्री का भोजन हमसे ले सके। लेकिन इस पर कुछ लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वह समय पर भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ है। यह देखकर चीफ उन लोगों को डराती है और कहती है कि अगर कोई भी इस समय के साथ देगा तो मैं उसे नियम के अनुसार गाँव से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर वो डरते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। चिप कहती है कि देखो अब तुम्हारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, अच्छा होगा कि अपना हाथ पैर खुद चलाओ और खुद से काम करके खाना खाओ। ऐसा कहती हुई वह भी वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर समन 30 साल पहले की यादों में खो जाता है और कहते हैं कि लोग उस समय की कितनी ज़्यादा इज्जत करते थे, लेकिन आज की जनरेशन तो उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। वह वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गांव के कुछ लोग आते हैं कि समन पे स्टार्टिंग से भरोसा करते थे। वह समन की मदद के बारे में उन्हें याद दिलाने लगते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की थी। कुछ साल पहले उन्होंने जब तालाब में मछली पालने का डिसीजन लिया था, तब उस समय मछली पता नहीं कैसे मर जाती थी। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन तब उन्होंने समन से इसके बारे में बात की और समन की उनकी मदद की। तब अचानक से तालाब में बहुत सारी मछलियाँ आने लगी। तभी दूसरा आदमी भी बताता है कि समन ने मेरी भी मदद की थी। मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी जिनसे मैं अपना घर बार चलाता था, लेकिन कुछ समय पहले कुछ नेवलों ने मेरी मुर्गियों पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उनसे अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए कुत्तों को भी रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इसके बारे में इस समय को बताया और उन्होंने मेरी मदद की, तब से कोई भी नेवला आकर मेरी मुर्गियों को खाने की कोशिश नहीं की है। यस भी कहती है कि मेरी दादी की तरह इन्होंने मेरी भी मदद की थी। अनाज के घर से चूहों को दूर रखने के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब मैंने समन से मदद ली और उनकी ताबीज़ को उस घर के ऊपर चिपकाया, सारे चूहे थोड़ी ही देर के अंदर अनाज के ढेर को छोड़कर तुरंत वहाँ से चले गए। यह जो थोड़े से गाँव वाले होते हैं, इन्हें समन की गई मदद सभी याद होती है, इसलिए वह समन के बारे में बताते हैं। समन को यह जानकर अच्छा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए वह इन लोगों की जान बचाने के लिए अपना बारे में इन लोगों को बता देता है कि 2 दिन बाद यहाँ पे टिड्डी दल का हमला होने वाला है, जिससे वह गांव वालों को बचाने के लिए पूरी मदद करेगा। लेकिन उसे गांव वालों की कुछ मदद चाहिए। गांव वाले उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर वह गांव वालों से पूजा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामग्री इकट्ठा करने के लिए कह देता है। सभी लोग बात को समझ लेते हैं और तुरंत काम पे लग जाते हैं। सामन को जो पालतू कुत्ता होता है वो उन्हें रोकता है और कहता है कि इससे तो आपकी 20 साल की ज़िंदगी फिर से कम हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सामन कहता है कि वह लोग मुझे याद रखते हैं और मुझे मानते हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा करते हुए वह अपने कमरे में जाता है जहाँ पे पूजन की गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है जिसे वह पूजा में शामिल कर सकता है। 2 दिन बाद समय बीत जाता है और
आपदा किसी भी पल आने वाला था, लेकिन समन लोगों की जान बचाने के लिए तालाब के किनारे जाता है और अपनी पूजा विधियों को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कुछ गांव के लोग भी आ जाते हैं जो कि समन पे भरोसा करते थे। उधर दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों के बारे में फे को पता चल जाता है और वह तुरंत गाँव के सरपंच को बताने के लिए निकल जाता है। गाँव के सरपंच को जो पता चलता है कि वह इंसान अभी भी गाँव में है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह तुरंत उसे रोकने के लिए फे के साथ कुछ गाँव वालों को लेकर उसकी तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ समन अपना काम कर रहा होता है, अपने पूर्वजों की आत्माओं को इसके बारे में बताने थे और कहते हैं कि वह अपनी शक्तियों को जागरूक करना चाहते हैं। उनके पूर्वज से कहते हैं कि क्या यह गांव वाले तुम्हारे 20 साल की ज़िंदगी कुर्बान करने के लायक है। तब वह जवाब देते हैं। पूर्वजों के आत्मा के आशीर्वाद मिलने के बाद वह अपना समन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन्हें वह शक्ति, वह कवच मिल सके जिससे वह गाँव को बचा सके। जिसके लिए वह अच्छी तरीके से डांस करते हैं और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। जैसे कि इनकी प्रार्थना खत्म होती है, वह अपनी विधि को आगे बढ़ाते हैं जिसमें वह अपने पूर्वजों के दिए गए आधुनिक उपकरणों का यूज़ करते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे सुरक्षा कवच तैयार हो जाती है। समन यह करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वह सुरक्षा कवच को लेने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाते हैं वैसे ही यहाँ पे छिप आ जाती है और सभी चीज़ें रोक देती है, जिस वजह से समन को बुरी चोट लग जाती है। अचानक से विधि में इस तरीके से खलल डालने की वजह से समन की शक्तियाँ कम पड़ जाती है और उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ता है। गाँव की चीफ सामन को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि जब मैंने आपको इस गाँव से बाहर निकाल दिया था तो आपकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसी हुई कि आप इस गाँव में दोबारा बिना मेरी परमिशन के यहाँ पे आकर यह सब करो। क्या आपको फ्री में चावल खाना, इस गाँव में रहना और इन लोगों का फ़ायदा उठाना इतना ज़्यादा पसंद है कि आप मेरे गाँव को छोड़कर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हो। समझ जाते हैं कि कोशिश करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे ताकि वह पहाड़ी देवता की शक्तियों को शांत कर सके। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम लोग शांत कर सकते हो, इसे मुझे अपनी शक्तियों से शांत करना होगा। लेकिन चीफ अभी इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वह कहती है कि यह तुम्हारा नाटक है। हमारे गाँव वह कहती है कि यह सब बस तुम्हारा नाटक है, हमारे गांव में बस रहने का, इसलिए इस बार मैं तुम्हें बिना सजा दिए इस गांव से बिल्कुल भी जाने नहीं। साफ दिखने वाला मौसम काले बादलों से घिर जाता है। कुछ तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन गांव के सरपंच के साथ जितने भी लोग होते हैं वह इनकी बातों पर अभी भरोसा नहीं करते हैं। ये समन कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि तुम्हारा मौत अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, इसलिए मुझे छोड़ दो और तुम लोगों की मदद करने दो। लेकिन इतना सुनने के बाद चिप तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि बस तुम हमारे गांव के लोगों को डरा रहे हो, इसलिए अब गांव के नियम के अनुसार तुम्हें बक्से में बंद करके तालाब में फेंक दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए वह तुरंत सावन को लकड़ी के बॉक्स में बंद करने के लिए कह देती है। कुछ लोग आते हैं और ठीक ऐसा ही करते हैं। यह देखकर युनसु, उसकी ग्रैंडमा और साथ में जितने भी लोग होते हैं वह गांव की चीफ से कहते हैं कि वह समन पर भरोसा करे, वह कभी भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन वह उसकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि उसे तो अब मरना ही होगा। समन को जब तालाब में फेंक जाने वाला होता है तब वह बस इतना कहता है कि तुम लोगों की मौत नज़दीक आ चुकी है। फिर लोग उसे पानी के अंदर फेंक देते हैं। चिप को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बड़ी काम कर दिया है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कौन सा खतरा उसके पास आने वाला है। अभी कुछ गाँव वालों ऐसे लोग होते हैं जो कि समन से माफ़ी मांग रहे होते हैं उसकी जान ना बचाने के लिए, और तभी अचानक से जो मौसम काला दिखाई दे रहा था वह बदलने लगता है। पता चलता है कि मौसम जो काला था वह काला नहीं था, बल्कि यह तो खतरनाक टेढ़े थे जो कि तेज़ी से इस गाँव की तरफ बढ़ रहे थे। जैसा समन ने फ्यूचर देखा था वैसा ही होता है। अचानक से बहुत सारे तिब्बते दल यहाँ पे आ जाती है और सभी लोगों पे हमला करने लगते हैं। नाशक यंत्र निकालता है और सभी को देने लगता है ताकि इनसे वो टिड्डे इनसे दूर हो जाए। लेकिन यह टिड्डे इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि स्प्रे करने के बावजूद भी यह इन पे हमला कर देते हैं। वो लेकिन तभी अचानक से तालाब से एक तेज स्ट्रांग सी रोशनी निकलती है जो कि सीधा आसमान को चीरते हुए संसार में घुल जाती है। यह पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आसपास में जितने भी टिड्डे होते हैं वह उन सभी को एक जगह पर फ्रीज कर देती है। तभी ताला से समन बाहर निकलता है जो कि दिखने में सही सलामत दिखाई दे रहा होता है। उसे देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। थोड़ी देर पहले अपनी मौत को इतनी ज़्यादा करीब से देखकर गांव की चीफ समझ जाती है कि समन के अंदर कुछ तो खास बात है। सभी उनके सामने झुके हुए होते हैं सिवाय फेरी के। सभी अपनी गलतियों के लिए समन से माफ़ी मांग रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि वह इन टिड्डी दल से उन सभी को बचाए। चीफ समन से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी शक्तियों को जान नहीं पाई और आपको जान से मारने की कोशिश की, आपका अपमान किया और आपकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और
प्लीज़ हमें इन सारी चीज़ों से बचाइए। यह सुनकर वह कहते हैं कि तुमने अपनी मौत को खुद दावत दिया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इसके कहने पर तो वह साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब यसु और बाकी लोग भी उन पर भरोसा करते थे, वह उससे मदद मांगते, तब वह मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वह अपने पावर का यूज़ करते हैं और उन सभी कीड़ों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लाखों से भी ज़्यादा इन कीड़ों को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी वह अपने हाथ की बेड़ी से समझ जाते हैं कि उनकी शक्ति कम हो रही है, जिस वजह से वह शांत होते हुए धरती पर उतर जाते हैं। और उसके बाद वह अपने हृदय के खून का यूज़ करते हैं ताकि वह इन सभी को खत्म कर सके, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वह सभी कीड़ों को खत्म नहीं कर पाते हैं और बीच में उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। उन्हें पता चल होता है कि वह इन सारी चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकते, जो कि यह देखकर तो वापस से कुछ लोग समन के ऊपर शक करने लगते हैं। उन्हें एक बार फिर से ऐसा लगता है कि शायद यह सिर्फ और सिर्फ कोई कोइंसिडेंस था, इससे में कोई भी पावर नहीं है। पर तभी सडनली अचानक से रात आ जाती है। यह देखकर सभी एक बार फिर से डरने लगते हैं। वो कहते हैं कि यह क्या हो रहा है। सुमन बताता है कि यह तुम सभी के कर्मों का नतीजा है। तुम्हारे गांव के ऊपर पहाड़ी देवता का प्रकोप पड़ा है, जिस वजह से अचानक से रात हो गई है और आसपास अब खतरनाक कीड़े मकोड़े भी दिखाई देने लगेंगे। फिर वह मन ही मन कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, तो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा। समन सोच ही रहा होता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसे परेशानी में देखकर उसके जो पूर्वजों की आत्मा होती है वो उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाते हैं। समन अपने पूर्वजों को देखकर खुश हो जाता है और उनके सामने झुकता है। उसके पूर्वज उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, अकेले ही इतनी बड़ी आपदा को टालने की कोशिश कर रहे हो। यह हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए खुद पे यहाँ आ गए। यह सब देखने के बाद भी फेक कहता है कि यह सब ड्रामा है, इन्होंने बस सेम कपड़े पहने हैं, इनके पास कोई भी पावर नहीं है, यह सब यहाँ पे ढोंग करने के लिए आए हैं। लेकिन पुरुष उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते। वो काम में के लिए यहाँ पे आए थे, उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी समन के साथ मिलते हैं और अपना डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबके साथ रहने की वजह से जब उसकी शक्तियाँ मिलती है तो बहुत ही जल्द वो लोग मिलकर एक ही बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिसे एक्टिव करते ही यह गाँव पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। जितने भी टिड्डे इसके संपर्क में आ जाते हैं वो सभी टिड्डे एक एक करके खत्म हो जाते हैं। इतने सारे लोगों की समन की शक्ति मिलने की वजह से थोड़ी ही देर के अंदर सभी टिड्डे खत्म हो जाते हैं। फेई को जो कि फे अपनी आंखों से यह सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसे तो इन सारी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि वह साइंस पर भरोसा करता था और उसकी नज़र में यह सारी चीज़ें बेकार थी। सभी लोग यह कर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सभी समन के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इनके छिप भी शामिल होते हैं। फिर यह सब कुछ देखने के बाद भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, जो कि साइंस को भी फेल कर जाता है। वो अपने पास से अपना कीटनाशक निकलता है और कहता है कि जब मेरे कीटनाशक इन कीड़ों को खत्म नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें आसानी से इन्हें खत्म कैसे कर दिया। वह सावन बताते हैं कि यह कोई आम कीड़े नहीं थे, यह पर्वत देवता के प्रकोप से आए हुए खतरनाक कीड़े थे, जिसे आप जैसे लोग तो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। यह देखकर गांव की चीफ को भी रियलाइज होता है कि वह गलत थी। वह सामन से माफ़ी मांगती है अपने सब कुछ के लिए। फेगी उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफ़ी कैसे मांग सकती हो। मुझे पक्का भरोसा है कि यह सारी चीज़ें इन लोगों की वजह से है, तो बिल्कुल भी नहीं हुई, जो काम मेरा साइंस नहीं कर सकता है वह यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे पक्का भरोसा है कि इसमें कोई ना कोई चाल तो ज़रूरी। फिर कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बताओ इन सारी चीज़ों जैसे हमें किसने बचाया होगा। तभी यहाँ पे सरकारी कृषि विभाग की एक टीम आ जाती है, जिसके पास कीटनाशक दवाई होती है, जिसे देखकर फेई समझ जाता है कि यह सारी चीज़ें इनकी वजह से हुई है, यह कोई सामान्य चमत्कार नहीं है जिसकी वजह से वह बचे हैं। यह तो इन सरकारी लोगों की दवाइयों की वजह से लोग बचे हैं। वो खुशी से उन सरकारी लोगों से मिलता है और पूछता है कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। वो लोग बताते हैं कि हमें पता चला था कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़ों का अटैक हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें बाकी लोगों को भी बचाना है। ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फेई को ऐसा लगता है कि शायद इन दवाइयों की वजह से ही वो कीड़े मरे हैं, ना कि समन की शक्ति की वजह से। यह सुनकर एक इंसान फेई से कहता है कि लेकिन उस समय मैंने तुम्हारी दवाई का यूज़ किया था और उस समय यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। फेई कहता है कि तुम दोनों चीज़ों को कैसे कंपेयर कर सकते हो। यह मेरे पास जो है वह आम के लिए जो उनके पास है वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर वह कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुमने जो मुझे बचा ही लिया, नहीं तो मैं फिर से इस समन की बुरी शक्तियों में फंस जाता और मैं इस पे भरोसा करने लगता। यह बेवकूफ़ लोग वापस से फेई और गाँव के मुखिया की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि समन नकली है, उसके ऊपर कोई भी भरोसा ना करे। वह उसकी बहुत ही गंदी वाली इंसल्ट करने लगते हैं। यह देखकर समन के जो पूर्वज होते हैं वह उसे कहते हैं कि क्या तुमने इन लोगों की जान बचाने के लिए हमसे मदद पाई थी। ऐसे लोगों को तो उन कीड़ों के हवाले ही कर देना चाहिए था, ताकि इससे पृथ्वी का बोझ कम
हो जाए। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत रहना, यहाँ से जल्द चले जाना। समन एक आखिरी बार उन सभी से पूछता है कि क्या वो लोग चाहते हैं कि वह इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए। तब लोगों के मन में थोड़ा सा झिझक पैदा हो नहीं होता है, वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वह कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लगते हैं। समन की इतनी बुरी वाली बेइज्जती देखकर उसके लोग उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। समन भी चुपचाप उनके साथ चला जाता है। वह सोचता है कि पिछले कई सालों से वह इनकी मदद कर रहा था, लेकिन इनके पास तो दिल ही नहीं है और ना ही दिमाग है जिसकी वजह से ही गलत को सोच सके। वो चुपचाप यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पे अब भी कुछ लोग होते हैं, वह उसे जाने से रोकते हैं और उसे कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। यह देखकर पूरज कहते हैं कि अब तुम्हें खुद से ही फैसला करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद पूरज अपने रास्ते चले जाते हैं। समन रुकता है और जो लोग उसे पसंद करते थे वह उन्हें अपने साथ जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इसे अच्छी जगह तुम्हें ढूंढ कर दूंगा, मेरे साथ चलो। वो लोग उसके साथ जाने के लिए मान भी जाते हैं। फिर वह कुछ लोगों को चुनता है जो कि उसे मदद करते थे और उसे उन सभी को वहाँ से लेकर एक दूसरी जगह पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी देर पहले ही आपदा आई हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी ज़मीन अब उपजाऊ नहीं रही होती है। इसलिए वह पुरानी पहाड़ी वाली जगह पे चला जाता है जहाँ पे आसपास काफ़ी सारी अच्छी ज़मीन थी। वह अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ की जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पास में झील था और आसपास की जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वह मिट्टी से परमिशन लेने के लिए वह छोटी सी पूजा करने की में सोचता है। यह सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वह से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। आज समन बताता है कि यह ज़मीन मेरी नहीं है, यह प्रकृति की है, इसलिए हमें उनसे परमिशन लेना चाहिए ताकि आज के बाद जब हम यहाँ पे रहे तो हमें खुशी के साथ यहाँ पे रहना पड़े, ना कि दुखों के साथ। यह सुनकर लोग समझते हैं कि इसमें फ़ायदा है, वह उसकी बात सुन लेते हैं। इसके बाद वह लोग जंगल से कुछ फ्रूट लाते हैं और समन अपनी पूजा प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। वह फल और खून को प्रकृति को देते हुए यहाँ की छोटी सी ज़मीन कुछ समय के लिए उधार पे ले लेता है। बाद में वह यहाँ की ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए सभी थोड़े थोड़े बीज लाता है, जिसके बाद जितने भी बीज होते हैं वह सभी समन को दे देते हैं। समय उन सभी से कहता है कि इन सभी चीज़ों को उन झील के अंदर डाल दो। यह बात अजीब होती है और तभी यहाँ पे बाकी गाँव वाले भी आ जाते हैं। वह इन्हें यहाँ पे देख पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या यह समन तुम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ करने के लिए लाया है। यह लोग उससे पूछते हैं कि तुम लोग बताओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताता है कि नीचे की ज़मीन तो ख़राब हो गई है, इसलिए हम आसपास अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। आसपास हमें बहुत ही अच्छी जगह मिली है, जहाँ पे अगर हम खेती करते हैं, फसल लगाते हैं तो हमें दुगनी तिगनी नहीं बल्कि 10 गुनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे तुम्हारे गुरु समन तो सभी के चीज़ों को पानी के अंदर डालते कह रहे, जो कि बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है। हमें तो पता ही नहीं था कि यह बेवकूफ़ी है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग हमारे साथ चलो। लेकिन समन के साथ जो लोग होते हैं वह इनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि सावन जो करेगा हम उनके लिए वही करेंगे। यसु तो सबसे पहले अपनी चीज़ को लेती है और सावन के कहे अनुसार उसे पानी के अंदर डाल देती है बिना कुछ सोचे समझे। यह देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें समन पर खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। इसलिए उनके पास जो आखिरी छोटी सी बीज की पुटली पड़ी होती है वह सारी की सारी तालाब के अंदर डाल देते हैं। एक एक करके फेंकी गई आसानी से तो तुम भी के दिमाग को ख़राब कर दिया है। देखना कुछ दिन के बाद यह सभी चीज़ खराब हो जाएगी। पानी के अंदर इन तरीके से बीज डालने की वजह से पानी उन बीजों को ख़राब कर देगा और बाद में हमारे फसल देखना। ऐसा कहते हुए वह लोगों को लेकर अपनी साइड चला जाता है। समन के साइड जो लोग होते हैं वह पानी में बीज डालने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन में होते हैं। वह सोचते हैं कि समंत के कहने पर उन्होंने बीज को पानी में डाल दिया, लेकिन सच में यह बेवकूफ़ी की काम है। धीरे धीरे लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से बीज तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। आखिर समंत ने पानी के अंदर बीज को डालने के लिए क्यों कहा था, वो लोग सोच रहे थे। तभी अचानक से यहाँ पर अर्थक्वेक होना स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ की मिट्टी ढहने लगती है और देखते ही देखते जो बड़ी सी झील होती है वह अचानक से सूख जाती है और उसके अंदर से इनके पौधे बाहर निकलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं। यह देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अचानक से यह झील कैसे सूख गई और यह पौधे इतने अच्छे कंडीशन में कैसे हो सकते हैं। समन बताता है कि यह आम की मिट्टी नहीं है, यह काली मिट्टी है। और यह काली मिट्टी इसलिए है क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मैंने देखा था कि इस तालाब में काफ़ी सारे पानी में रहने वाले जानवरों की लाशें थी, जो कि धीरे धीरे पानी सूखने की वजह से वह भी सूखने लगे और धीरे धीरे वह सभी मिलकर इस सिंपल सी माटी को काली मिट्टी में बदल देते हैं। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोषण है, जो कि हमारे फसलों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगा। गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और तभी अचानक से वह देखते हैं कि जहाँ पे फई और गाँव की छिप की ज़मीन होती है, अचानक से वहाँ पर पानी का बहाव बढ़ने लगता है और उन सभी की फसल उनमें डूब जाते हैं। देखते ही देख के इनकी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है और
अब इनके पास तो कोई बीज भी नहीं होती है जिससे वह दोबारा कोशिश कर सके। यह देखकर तो चिप तुरंत समन के कदमों में झुक जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। वह कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, इस बार मुझे दिल से पछतावा हो रहा है। लेकिन समन उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो रात को दूसरी तरफ से जो चिप के गाँव वाले लोग होते हैं वह उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही फेई और यहाँ पे यह लोग आते हैं, गाँव वाले फेई के कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहे मुताबिक हमने सभी चीज़ों को किया था, तभी हमारी फसल किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तुमने पढ़ाई की थी ना, और तुम्हारे पास ऐसी मशीन थी कि आपदा को आने से पहले ही बता सकती थी, तो तुमने इसके बारे में कैसे नहीं बताया कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली या फिर हमारे फसल इस तरीके से बर्बाद होने वाले हैं। तुमने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया। फी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। यह देखकर गाँव वाले समझ जाते हैं कि के साथ रहने में घाटा है, इसलिए वह समन को वापस से गाँव बुलाने की कोशिश करने के लिए बुलाने जाते हैं। लेकिन चिप सभी लोगों को रोकती है और कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं उनसे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम लोगों को तो क्या लगता है कि तुम लोग जाओगे तो वह तुम्हें माफ़ कर देगा। अब तो इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। लेकिन तभी फी को एक आइडिया आता है। वो सभी से कहता है कि हमें ना तो सामन से माफ़ी मांगनी होगी और ना ही उनके पास जाना होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास खाना खुद चल कर आए। लोग पूछते हैं कि कैसे। तब फी कहता है कि हम छुप कर उसका पीछा करेंगे, हम देखेंगे कि वह खाने पीने की चीज़ें कहाँ से लेकर आता है और आसानी से हमें भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी बिना कोई मेहनत के। यह सुनकर सभी लोग वापस से खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम समन के साथ उसके लोगों को देखते हैं। यह लोग बात कर रहे होते हैं कि अब उनके पास ज़मीन है और उन्होंने फसल भी बो दी है, लेकिन फसल जब तक अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो जाती तब तक उन्हें कुछ और खाना होगा। बातों बातों में यह सोचते हैं कि वह जंगली मुर्गे का फिर बतख को क्यों नहीं पकड़ लेते। यह सुनकर समन कहते हैं कि यह अच्छा आइडिया, हम जंगल में जाकर उनके अंडे को इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे पास पालतू जानवर भी हो सके। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि जब तक वह फसल तैयार होंगे तब तक यह जानवर भी इकट्ठे पेट भर सकते हैं, इसलिए वह जंगल के पास पहुंच जाते हैं। यह जंगल पहाड़ी देवता का घर होता है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी। समन को इस जंगल के खतरे के बारे में पता होता है, इसलिए जंगल के अंदर जाने से पहले वह सभी लोगों को एक अलग तरीके से घास के टुकड़े को सभी लोगों में बांट देते और कहते हैं कि इसे अपने पास रखना। जब तुम जंगल के अंदर जाओ, लोग उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तब वह बताते हैं कि यह जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस घास को अपने हाथ में थामे रखने का यह मतलब बनाना है कि हम यहाँ पे अपने काम से आए हैं और अपने काम को करते यहाँ से चले जाएंगे। हम पहाड़ी देवता की किसी भी चीज़ को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम चुपचाप यहाँ से थोड़ी देर के अंदर चले जाएंगे। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। समय बताते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि पहाड़ी देवता का घर है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पास कोई भी चीज़ आई। इसलिए जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक सांप और खतरनाक जानवर भी जो कि उनकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहते हुए वह जाने वाले थे, लेकिन अचानक से वह रुक जाते और जंगल के दूसरी साइड के रास्ते पे सफ़ेद भूत की तरह एक रेखा खींच देते हैं ताकि कोई भी उसके लांघ कर उस खतरनाक जंगल के उस साइड पे ना जा सके। यह देखकर लोग फिर से उनसे क्वेश्चन करते हैं कि यह क्या है। वो बताते हैं कि यह तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इधर ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस साइड कोई भी ना जाए। और मैं आप सभी को कह देता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के पास ही रहना क्योंकि यह जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसा कि मैंने पहले से ही बता रहा हूँ, इस जंगल के अंदर अचानक से मौसम बदलता है, स्नोफॉल होने लगता है और यह रास्ता भी बदलने लगता है। सब कुछ समझाने के बाद वह अपने लोगों के साथ जंगल के पहले हिस्से में लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर यह लोग भी पीछा करते हुए आ जाते हैं। जंगल के स्टार्टिंग में ही इन्हें काफ़ी सारे अंडे मिलते हैं जो कि जंगली मुर्गी और जंगली बतख के होते हैं। वह सभी को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी उन्हें यह रेखा दिखाई देती है जिसे देखकर वह उस साइड को जाने का फैसला करते हैं। लेकिन चिप उन्हें रोकती है और कहते हैं कि उसने कहा था कि उस साइड ना जाए क्योंकि वह खतरनाक है, लेकिन फे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। वह कहता है कि मुझे पक्का मालूम है कि उधर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, इसलिए वह कहता है कि वहाँ पर डरावनी जगह है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, हमें तो उससे ज़्यादा अमीर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह उस साइड जाने वाले होते हैं, तभी वह लोग वापस आ जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए कि वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन यह लोग तो समझने का नाम ही नहीं लेते। समन उन्हें समझाता है, इस बार भी मेरी बातों को ना करो, नहीं तो इस बार खतरा बहुत ही ज़्यादा भयानक बनकर आएगा। लेकिन यह लोग उसे सीरियसली नहीं लेते और उस रेखा को पार करते हुए खतरनाक जंगल की तरफ चले जाते हैं। समन भी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने लोगों को लेकर पहले साइड से चले जाते हैं जहाँ पे वो काफ़ी सारे अंडे मिलने लगते हैं। सभी लोग अंडों को तेज़ी से भर रहे होते हैं। दूसरी साइड यह लोग भी अंडों को तेज़ी से रख रहे होते हैं। दोनों साइड के लोग जल्दी जल्दी अपनी टोकरियों को अंडों से भर रहे होते हैं। तभी समन मौसम बदलते हुए देखकर महसूस कर लेता है कि कोई खतरा आने वाला है। वह तुरंत सभी लोगों
लोगों को जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है। लोग उसकी बात सुनते हैं और तुरंत वह जंगल से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आने पर वह लोग देखते हैं कि वह लोग यहाँ पे अभी तक नहीं आए और जंगल भी कोहरों से भरा जा रहा है। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि खतरा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, क्योंकि यह पहाड़ी देवता की चेतावनी है और इसके बाद बहुत ही बड़ा खतरा आएगा। दूसरी तरफ खतरे से अनजान यह लोग अंडे को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी इन्हें बहुत से बड़े बड़े अंडे मिलने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद यह किसी बड़े जानवर का अंडा होगा, इसलिए वह लोग अंडे को भी रखने लगते हैं। इधर सावन खतरे के बारे में बाकी लोगों को बता देता है और इनकी मदद ना करते हुए यहाँ से जाने का फैसला लेता है, लेकिन यंसु उन्हें रोकती है और कहती है कि उन लोगों को ऐसे खतरे में छोड़कर इन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। सावन कहते हैं कि वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन वह कहती है कि वह अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, हमें उनकी फिर भी मदद करनी चाहिए। सावन उसकी बात सुनता है, अपने पास से एक कपड़ा निकालता है जिसपे वह अपने खून से एक माफीनामा लिखता है और उसके बाद वह पहाड़ के देवता से प्रार्थना करता है कि जितने भी लोग अंदर गए हैं वह उन्हें सुरक्षित वापस दे दे। तो दूसरी तरफ से यह लोग खतरे से अनजान अपने अंडे को रख रहे होते हैं और जब इन सभी की टोकरी भर जाती है तो वह घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अगले पल उन्हें पता चलता है कि वह तो भूल गए वाले जाल में फंस ही गए हैं और वह बार बार एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। यह देखकर फिर कहता है कि कोई चिंता मत करो, हम बाहर निकल सकते हैं। वो अपने पास से एक कपास निकालता है और कहता है कि इसकी मदद से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लोग बड़े ही उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगे। जैसे ही वह अपने कंपास को ओपन करता है वह देखता है कि कंपास तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रही होती। वो अंदर से बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन वह इसके बारे में किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह कुछ भी कहता है तो लोग उसे यहाँ पे बुरी तरीके से पीट देंगे। वो झूठ बोलता है और सबको ऐसी ही किसी रास्ते पर चलने के लिए कह देता है। उधर दूसरी तरफ जो सामान होता है वह उस लेटर में आग लगा देता है। यह देखकर यह उससे पूछती है कि आप यह क्या कर रहे हो। तब पता लगता है कि सामान एक तरीके से पहाड़ देवता के साथ जुड़े होते हैं। अगर मैं इनके इस तरीके से जला देता हूँ तो इनसे मेरी प्रार्थना जल्द ही जल्द उनके तक पहुंच जाएगी। इसके बाद वह अपने सभी लोगों को लेकर पहाड़ी से थोड़े से नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे वह लेटर जलने लगता है और यहाँ पे जो कोहरा बना होता है जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा होता है। वो ऐसे ही चले जा रहे होते, फिर सोच रहा होता है कि अगर वह आज यहाँ से नहीं निकलेगा तो लोग तो उसे बुरी तरीके से मार कर खत्म ही कर देंगे। लेकिन तभी अचानक से रास्ते से वह कोहरा हट जाता है, जिस वजह से इनको रास्ता मिल जाता है और यह लोग आसानी से उस खतरनाक जंगल से भी बाहर निकल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो लोग आज फेई की वजह से मरने वाले थे। जब वह बाहर आते हैं तब यंगस उनसे कहती है कि क्या आप लोग सही सलामत हो। वो तो अच्छे हैं। वे उनसे पूछ रही होती है कि क्या लोग ठीक है, लेकिन चीप कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम मर जाएंगे। देखो तुम लोगों ने हमें वो साइड जाने से रोका था, वहाँ से देखो हमें कितने बड़े बड़े अंडे मिले हैं। यह हमारे पास जितने भी बड़े अंडे हैं वह शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, जो कि शहर में भी रियलिटी मिलते हैं। और अब तो हमारे पास इतने ज़्यादा अंडे हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो कि अब हम इनसे कितने ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। जो करना है वह करो, अब तो मैं किसी भी हाल में तुम लोगों की मदद नहीं करने वाला। ऐसा कहते हुए वो लोग अपने लोगों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सावन के लोग सभी अंडों को घर पे लेकर आते हैं और अंडे को सहने बारे में सोच रहे होते हैं। वह सोच रहे होते हैं कि अंडे को तो अगर कोई मुर्गी या फिर बतख अपने को नहीं सहती है तो 20 से भी ज़्यादा दिन लगता है अंडे से बच्चों को बाहर निकालने में। वो सोच विचार कर ही रहते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सामान अपने हाथ से एक खास तरह की लाल सियाही लाता है, जिसे बहुत ही स्ट्रांग तरह से आधुनिक ताबीज़ बताता है और अंडों के बीच में रख देता है। उधर दूसरी तरफ हम चीप के लोगों को देखते हैं, जो कि बड़े से अंडे को यह भी सहने की बात कर रहे होते, उसे लाखों कमाने की बात कर रहे होते, लेकिन इनका भी प्रॉब्लम होता है कि आखिर वह अंडे से बच्चे को कैसे बाहर निकाले। तभी यहाँ पे फिर एक खास तरह के बॉक्स को लेकर आता है। वह बताता है कि अंडे को सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अंडे को इस बॉक्स के अंदर रख दिया जाए तो 2 दिन के अंदर आसानी से इसे बच्चा बाहर आ सकता है। लोग यह देखकर इसके और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और एक एक करके अंडे को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। दिन गुजरती है और सावन की शक्ति की वजह से 24 घंटे जैसे ही होते हैं वैसे ही अंडे से एक एक करके बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर एक सुकून की स्माइल आ जाती है। सभी खुश हो जाते हैं और सावन का शुक्रिया अदा करते हैं। सावन बताता है कि यह उसकी ताबीज़ की वजह से है। अंडे से बच्चे बाहर निकालते हैं वह बहुत ही तेज़ी से बड़े हो जाएंगे, इसलिए इनकी ज़्यादा देखभाल भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर सभी अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन भी फेई भी अपने बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर उसने अंडे रखे थे। इसके अंदर से भी धीरे धीरे हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे यह महसूस करता है और भी
सभी लोगों को बताता है। लोग यह सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे यह अंडे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है अंदर से कोई शुतुरमुर्ग के बच्चे नहीं बल्कि सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखकर तो सभी डर जाते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं। यह सांप के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वह धीरे धीरे इन्हें खाने के लिए इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनसे बचने के लिए फेई के पास जो कीटनाशक दवा होती है वह उनके ऊपर छिड़कने लगता है और चीप होती है वह डंडे से इन्हें भगाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर यह सांप रुक जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। यह देखकर यह लोग वापस से खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल इनके आंगन में एक बहुत ही बड़ा अजगर आ जाता है। क्योंकि यह सभी उसी अजगर के बच्चे होते हैं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए ले जाने के लिए आया होता है। और इतने बड़े अजगर को देखकर यह लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी यह अजगर इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर फिर अपना दवा का यूज़ करता है, लेकिन यह तो फिर भी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। यह देखकर वह तुरंत चीप को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। चीप भी किसी तरीके से अपनी जान बचाती है। फिर यह अजगर थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोगों को एक एक करके खा जाती है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही इसके बारे में यह यशु को पता चलता है, वह तुरंत इसके बारे में समन को बताती है। आसपास के जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि उनके साथ सही हुआ। उस दिन समन ने उन्हें समझाया था कि उस साइड ना जाए, लेकिन वो लोग चेतावनी सुनने के बाद भी गए थे। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी यहाँ पे जख्मी हालत में कोई और चीप दोनों आते हैं, जिनके लगभग अंतिम सांसें चल रही होती है। वह समन से मदद मांगते हैं कि वह उनकी जान बचाए, लेकिन जख्मी होने की वजह से जब तक उनके पास मदद पहुंचती है उससे पहले ही वो दोनों मर जाते हैं। समन के देखता है कि वो मर चुके हैं, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर पाता। यीशु कहते हैं कि कल कितनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद समन ने इनकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी इनके अहंकार, इनकी लालच की वजह से इनकी जान नहीं बच पाई और इस ड्रामे को डन हो जाता है। वेल सावन कई बार इन लोगों की जान बचाई, इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को तो ऐसा लग रहा होता है कि सावन झूठा है। सो कभी कभी किसी की बातें सुन लेना भी फायदेमंद होता है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।